हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे 2019 का पेपर। अब देखो 2019 का जो पेपर है यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं आपको यहाँ पर जो करवाऊँगा वो 2020 टू 23 के रूल्स, मतलब असेसमेंट ईयर 2020 टू 23 के रूल्स के अकॉर्डिंग करवाऊँगा, बिकॉज आपके एग्जाम में उसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब लेटेस्ट असेसमेंट ईयर के क्वेश्चन आएंगे जो अभी करेंटली चल रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर श्री जतीन करके एक एम्प्लॉय है जो कि अहमदाबाद में वो जॉब कर रहा है। अब अहमदाबाद में वो जॉब कर रहा है, लेकिन उसकी जो सैलरी जो है वो कुछ इस तरीके से है, ग्रेड पे में। देखो, और ये जो होता है ना, वो आपको क्या बोला है उसने, जब जॉब ज्वाइन किया था ना, तो उस तारीख के ज्वाइन किया था, ये 2015 में जॉब ज्वाइन किया था। और देखो आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22-23। तो आप जब सैलरी डिफाइन करोगे तो आप 2021-22 की डिफाइन करोगे ना, आपको 21-22 की सैलरी चाहिए। और उनकी जो जॉब है वो 2015 में ज्वाइन हुआ था उनका। तो चलिए पहले तो हम सैलरी निकालेंगे, बेसिक सैलरी। पहली नोट्स नंबर 1 कौन सी, बोले बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी क्या होती है, देखो ये आदमी ने जब जॉब ज्वाइन किया ना, तो 1/1/2015 का साल चल रहा था। ठीक है, और इसका जो जॉब ज्वाइनिंग है, ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद देखो 31/12/2000, 31/12/2000 कौन सा, 15 ये खत्म हो गया साल। ठीक है, ये साल उसका खत्म हो गया। ओके, फिर उसके बाद अगर एक साल और बढ़े तो मतलब 1/1/2016 से उसका जो दूसरा साल, देखिए ये इसका फर्स्ट ईयर है जॉब ज्वाइनिंग का, ये सेकेंड ईयर है उसका जॉब ज्वाइनिंग का। जॉब ज्वाइन किया उसका सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर है उसका। थर्ड ईयर है जॉब ज्वाइनिंग का, मतलब 3 साल हो गया उसके जॉब ज्वाइनिंग करते हुए, तो ये तीसरा साल हो गया। फिर चौथा साल भी तो हो सकता है, ठीक है, चौथे साल में उसने कौन सा टाइम निकाला, ये उसका चौथा साल हो गया। फिर पांचवा साल हो गया, ठीक है, 1/1/18 है तो फिर क्या हो जाएगा 19, और फिर ये कितना हो गया 20, और 6 ईयर उसका 1/1/2020 से 31/12/2000, सॉरी यहाँ पर गलती से 20 लिख दिया, 19 आएगा, ये 20 हो गया, 2020, समझो ना। फिर सातवां साल, 7 साल अगर आगे बढ़े, ठीक है, तो इस आदमी का जो जॉब ज्वाइनिंग है उधर से लेके आपको कहाँ तक आना है, तो आपको जो साल चाहिए वहाँ तक आपको इसको देखना पड़ेगा कि कितनी सैलरी इस आदमी की हो रही है। और आठवां साल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 साल अभी उसने जॉब कर लिया है इस कंपनी में। बस अभी यहाँ पर आके रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, बिकॉज मेरे को सैलरी कौन सी चाहिए, 21-22 की सैलरी चाहिए। जो 21-22 की सैलरी मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, इतने से मिल जाएगी, लास्ट वाले 2 से। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि सर ये ग्रेड पे क्या है। देखो 14,000 है, फिर 1000 है, फिर 20 है, फिर 2 है, फिर 36 है। ठीक है, तो ये क्या है, तो देखो आपको पहला क्या दे रखा है 14,000, 14,000 के बाद क्या है 1000 है, फिर क्या है 20,000 है ना, ऐसा है। फिर उसके बाद अगर आपका ग्रेड देखे तो 2,000 है, 2,000 है, और उसके बाद है तो 36,000। अब इसका मतलब क्या होता है समझो, कि ये आदमी ने जब जॉब ज्वाइन किया ना, तो उसकी सैलरी है ना 14,000 होगी महीने की, मतलब 14,000 उसका सैलरी होगा। फिर दूसरे साल उसने जॉब अभी भी कंटिन्यू रखी, तो इसका जो सैलरी है ना वो 14 का 1,000 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 लिखा है, और ये जो 1000 जो लिखा है ना 14 के बाद, वो आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट बताता है। आपकी सैलरी बढ़ती है हर साल 1000 रुपये से, हर साल 1000 से बढ़ेगी, मतलब वापस 15,000 था तो दूसरे साल 16,000 हो जाएगा, फिर वापस कहाँ तक हो जाएगा? 17,000। अभी देखते रहना, ठीक है, अभी देखते रहना। 17, फिर 18,000 हो गई महीने की, फिर 19,000 हो गई महीने की, फिर 20,000 हो गई महीने की। ठीक है, महीने की सैलरी कितनी आ गई भाई की? 20,000 आ गई। ठीक है, अब 20,000 पहुंच गया ना, 20,000 पहुंच गया। अभी इसकी सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? बोले कि 1,000 बढ़ेगी तब तक, 1,000 जब तब तक बढ़ेगी जब उसकी सैलरी 20,000 नहीं हो जाती। ये 20,000 हो गई, हो गई। अभी उसकी सैलरी जो बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी? 2-2 हज़ार से। ठीक है, 1-1 हज़ार बढ़ गया, बहुत हो गया। अभी 2-2 हज़ार से बढ़ेगा, क्योंकि 20,000 सैलरी उसका टारगेट था, उसके बाद वो 2-2 हज़ार बढ़ेगा, तो 22,000 हो जाएगी अब। ठीक है, और वो 2,000 बढ़ेगा वापस, मतलब 24 होगी, फिर 26 होगी, 28 होगी। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक उसकी सैलरी 36 नहीं हो जाती। फिर 36 के बाद क्या होगा वो फिर भगवान जाने। ठीक है, अभी अपने पास उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, अभी अपना टारगेट क्या है? देखो, अपना टारगेट है कि प्रीवियस ईयर 2021-22 की सैलरी चाहिए मेरे को। ठीक है, इतनी मेहनत करवाई ना 21-22 की सैलरी निकालने के लिए, 21-22 की सैलरी चाहिए। 21-22 मतलब मेरे को 1 अप्रैल से सैलरी चाहिए। 1 अप्रैल 2000, देखो 1 अप्रैल 2021 से लेके मेरे को 31/3/2022 तक की सैलरी चाहिए। ठीक है, और इसके बीच में ये एक तारीख आती है जहां से उसकी सैलरी चेंज हो जाती है। देखो, 31/12/2021 तक उसकी जो सैलरी रहेगी ना, मतलब यहां से लेके यहां तक उसकी जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 20,000 रहेगी, ये वाली। क्योंकि 2021 में तो उसकी सैलरी 20,000 थी, है ना। फिर जैसे वो 2021 से 2022 के साल की शुभ शुरुआत करता है ना, उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? 22,000 हो जाती है। तो मतलब ये वाले जो समय है उसकी सैलरी 22,000 हो जाएगी। मतलब 3 महीने आपकी सैलरी 22,000 हो गई। कैसे 3 महीना? ये यहाँ पर 3 महीना हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 9 महीना हो रहा है। तो 9 महीने की जो सैलरी है ना, वो आपकी 20,000 होगी, 1,80,000। ओके, और ये आ जाएगा 66,000, और इसको मैं ऐड कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, कितना आ जाएगा? चेक करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर उठाओ। ठीक है, और इसको टोटल करो। 2,46,000 इसकी सैलरी आ रही है बेटा। और ये जो सैलरी है ना, वो इस आदमी ने 2021-22 में कमाया हुआ वो सैलरी है। तो 2,46,000 उसकी मेहनत के पैसे सैलरी आ गई उसकी। चलो, पूरे साल की सैलरी है, पहला पॉइंट, पूरे साल की सैलरी आ गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सैलरी निकाल, ठीक है, निकाल लिया। अभी यहाँ पर बोला डीए, डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस 30%, आपकी सैलरी का 30%। आपको बोनस 50,000 मिल रहा है, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है 2,000 महीने का, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है 1,800 रुपये पर मंथ का। ये सारे अलाउंसेस जो है वो सब टैक्सेबल करते जाओ। देखो यहाँ पर पहला, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस कितना मिला था? तो आपकी जो सैलरी थी ना 246, उसका कितना परसेंट मिला था? बोला कि सर 30%। अभी देखो सैलरी गलत आया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 73,800 हो गया। फिर आपको क्या चाहिए था? फिर आपको बोनस चाहिए था, तो बोनस भी मिल गया आपको। कितना बोनस मिला था? बोला सर 50,000 बोनस। तो बोले कि वो भी टैक्स भरो उसके ऊपर। ये सभी अमाउंट हम इकट्ठा करेंगे टैक्स भरने के लिए, फिर देखेंगे कितने पे टैक्स आता है। फिर आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ठीक है, तो देखो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो होता है, ठीक है, वो आपको अगर मिलता है जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, तो आपको ये सब अलाउंसेस वगैरह देते हैं तो फिर टैक्स भरो उसके ऊपर भाई। ठीक है, 12 महीने का 24,000।
उसके बाद आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना मिला, 1800 रुपये। देखो मैंने आपको ये सब बेसिक लेक्चरों में सिखा दिया था। ठीक है, अगर आप बेसिक लेक्चर ही अच्छे से याद नहीं रखोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको इनकम टैक्स ठीक से आए। ठीक है, आप अगर इसकी थियरी नहीं पढ़ोगे इनकम टैक्स में, अगर आपको यही नहीं पता कि इसके रूल्स क्या है, इसको इसके ऊपर टैक्स भरना है या नहीं भरना, ठीक है, अगर ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे भी करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं करने वाले। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इनकम टैक्स में देखो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको मेरी नोट्स के ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको वो भी पता रहे। देखो मैंने आपको ये सब समझा चुका हूँ, मतलब आप मेरे नोट्स में जाओगे तो मैंने सब कुछ यहाँ पर पढ़ा के रखा है। देखो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो ये आपको डियरनेस अलाउंसेस लिख के रखा, और डियरनेस अलाउंसेस जो है वो पूरा टैक्सेबल है। फिर ये सिटी कंपेंसेटेड अलाउंसेस, मैंने इतने सारे अलाउंसेस आपको पढ़ाए थे। ठीक है, मैंने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में पढ़ाया था कि अगर वो फुल्ली टैक्सेबल होता है कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ़ायदा मिलता है, और ये फ़ायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलता है वो भी मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो सब पढ़ो, उसको देखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ये सब यूज़ करना है। ठीक है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, सर्वेंट हॉलीडे, टेलीफोन, ये सब टैक्सेबल है, ये सब टैक्सेबल की बात बोली थी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की भी बात मैंने बताई थी, और फिर मैंने ऐसा भी बताया कि पार्शियली टैक्सेबल। ठीक है, जिसमें आपको मैंने एजुकेशन अलाउंसेस, और देखो अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया था जो अभी हमने पढ़ा। ठीक, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है ना वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर आप डिसेबल एम्प्लॉयड हो, जैसे ब्लाइंड है, ठीक है, उस एम्प्लॉय के लिए 3200 रुपये जो है ना महीने का एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब उनको 3200 की अमाउंट पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत है कि वो डिसेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर डिसेबल आदमी है तो ही उसको एग्जेम्पशन मिलता है, वरना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मैंने जो सिखाया उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर आ जाते हैं, देखो वापस अपने क्वेश्चन पे। हाँ देखो अभी मैंने यहाँ पर बताया था अभी एजुकेशन अलाउंसेस, अब उसके 3 बच्चे हैं और उसको हॉस्टल अलाउंसेस भी मिल रहा है, और उसका एक ही बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है। देखो और 3 बच्चे हैं उसके, तो पहले तो आप देखो यहाँ पर 6 नंबर पे एजुकेशन अलाउंसेस लिख दो। जैसे यहाँ पर 6 नंबर एजुकेशन अलाउंस, कितना एजुकेशन अलाउंसेस था, तो एजुकेशन अलाउंसेस 8400 है। ठीक है, मैंने आपको इसमें एग्जेम्पशन क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि एक बच्चे के ऊपर 100 रुपये एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, और वो महीने का 100 रुपये होता है, और बच्चे मैक्सिमम 2 ही होने चाहिए, यहाँ पर 3 है, तो कोई बात नहीं, हमें 2 का ही एग्जेम्पशन मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल करके बाहर लिख दो। ठीक है, माइनस करके बाहर लिख दो। फिर आ जाएगा हॉस्टल अलाउंसेस, और हॉस्टल अलाउंसेस जो है उसमें आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो हॉस्टल अलाउंसेस मिला कितना था, तो 8600, और इसमें आपको एग्जेम्पशन कितना मिलता है, तो सरकार कहती है 300 रुपये के हिसाब से 12 महीने का। एक ही बच्चा उसका हॉस्टल में था, ओनली 1 चाइल्ड। अगर हॉस्टल में एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे का मिलेगा आपको एग्जेम्पशन। ठीक है, माइनस करो, जो बचा हुआ अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया हुआ है, और इसी तरीके से आपको वो सारे रूल्स भी याद रखने हैं। विदाउट रूल्स कुछ नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है वो 15% ऑफ बेसिक पे, 15% ऑफ बेसिक पे, मतलब यहाँ पर मैंने इसका भी रूल्स बताया था कि इसमें कितना परसेंट एग्जाम्प्ट मिलता है, तो 12% एग्जाम्प्ट होता है।
ओके। और जो इंटरेस्ट मिलता है ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, उसमें 9.5% क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ऐसा मैंने रूल्स बताया था, ठीक है। अब यहां पर आपको बोला गया ही कंट्रीब्यूट द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, लेकिन ही कंट्रीब्यूट है ना, अपने को तो कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट दिया, तो देखो कंपनी ऑल्सो द कंट्रीब्यूट द इक्वल अमाउंट, मतलब कंपनी का भी 15% ही, कंपनी का भी 15% ही हो गया, क्योंकि इक्वल अमाउंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए आपको सैलरी कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी कितनी, सवाल तो ये भी आता है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी कितनी, बोलिए। तो देखो उसका मैं यहां पर आपको नोट्स बनाता हूं, देखो समझो, ध्यान से समझो। नोट्स नंबर 2, देखो यहां पर लिखेंगे सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी क्या होती है, तो पहले बेसिक सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी है कितनी थी, 2,46,000। और डियरनेस अलाउंसेस ऐड तभी होता है जब वो रिटायरमेंट का पार्ट है। देखो क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंसेस के आगे कुछ भी नहीं लिखा, देखो यहाँ पर डीएनएस अलाउंसेस के आगे कुछ भी नहीं लिखा कि वो रिटायरमेंट का पार्ट है कि नहीं है, लिखा है, नहीं लिखा। दैट मीन्स के हम उसको कंसीडर करेंगे कि डीएनएस अलाउंसेस इज नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ओनली सैलरी कंसीडर करना है प्रोविडेंट फंड पर्पस के लिए, तो आपकी जो सैलरी है वो इतनी हो जाएगी। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता डीएनएस अलाउंसेस तो ऐड कर देते, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 8वां पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑफ कंपनी। अब देखो कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो 15% है, आपको 12% तक एग्जाम मिलता है, मतलब 3% जो है ना वो टैक्सेबल हो जाता है, 3% क्या हो जाता है, टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स भरो, ओके, चुपचाप से। तो आपकी जो सैलरी थी 2,46,000, उसका जो नीचे अभी हमने कैलकुलेट किया उसके ऊपर 3% टैक्सेबल कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 7,380, हो गया। अब आ जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट कितना मिला था, तो देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मिला था 15,000, और वो 15% के हिसाब से मिला था, 15% के हिसाब से 15,000 मिला था, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 15,000, और वो मिला था 15% के हिसाब से। तो यहाँ पर आप एग्जाम जब करोगे तो कितना करते हो, 9.5%। लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, देखो ऐसे कुछ होता है कि अगर आपको 15 के हिसाब से 15,000 मिलता था, तो 9.5 के हिसाब से क्या अमाउंट निकल के आ सकती, ठीक है। 15,000 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 15, तो 9,500 आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ये 5,500 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर मेडिकल अलाउंसेस जो है वो 1,000 पर मंथ का, फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंसेस मिला फुल्ली टैक्सेबल। कंपनी हैज़ पेड 25,000 फॉर द कंपेंसेशन ऑफ इंजरी अकर ड्यूरिंग द ऑफिसर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑफिस में इंजरी होती है, मतलब आप समझो कि ऑफिस में या तो कंपनी की जगह पर काम करते करते अगर आपको कुछ एक्सीडेंटली कुछ इंजरी होती है, तो उसके लिए कंपनी आपको जो भी कंपेंसेशन देती है वो आपको एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेडिकल अलाउंसेस लिखेंगे पहले,
1000 मिला था ना महीने का, तो 12 महीने के हिसाब से 12,000 टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है। और एक खास चीज जो आपको यहाँ पर लिखना है, कंपेंसेशन फॉर इंजरी। ओके, कंपेंसेशन फॉर इंजरी। ओके, देखो ध्यान रखना, ऑफिस के टाइम पे अगर आपको कोई इंजरीज होती है ना, ओके, तो इंजरीज इन ऑफिस मैं लिख देता हूं, यहां पर डैश कर दो और लिखो कि ये एग्जेम्प्ट है, कि फुल्ली लिख दो, समझे। इसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। आप कंपनी में काम करते करते आपको कुछ एक्सीडेंटली इंजरी होती है और कंपनी आपको कंपेंसेशन देती है उस चीज़ का। ठीक है, याद करो वो एम्प्लॉय कंपेंसेशन फंड, अगर वो अगर आपको मिलता है, टैक्सेबल नहीं होता अगर ऑफिस में इंजरी होती है, लेकिन ऑफिस के बाहर कहीं पे आप एक्सीडेंट करके आते हो और उसका खर्चा कंपनी उठाती है, तो फिर आपको टैक्सेबल होता है। ठीक है, चलो, कंपनी ने 20,120 रुपये फैमिली मेंबर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पे किया, टैक्सेबल। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स टैक्सेबल होता है 20,120। फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपकी कंपनी करवाती है तो आपको टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके फैमिली का खर्चा आपकी कंपनी उठा रही है, तो आपको फ़ायदा हो रहा है। सरकार बोलती है टैक्सेबल, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली। लेकिन देखो ध्यान रखो, अगर फैमिली का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, कोई भी हो, वो आपको टैक्सेबल ही रहेगा अगर वो खर्चा कंपनी करती है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद, ही हैज़ बीन प्रोवाइड अ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर द कंपनी, ओके, फॉर दैट कंपनी पे रेंट 5,000, मतलब आपको एक घर मिला रहने के लिए जिसका खर्चा कंपनी करेगी 5,000। एंड कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड अ फर्नीचर कॉस्टिंग 2,41,900 एंड कंपनी डिडक्ट 2,000 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी। मतलब देखो, कंपनी ने इसको घर दिया रहने के लिए और उस घर के लिए कंपनी उसको 5,000 का भाड़ा देती है, कंपनी देती है, वो नहीं देता। तो यहाँ पर नोट बनाना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ये टॉपिक पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आपको रेजिडेंस है, ओके, सेकंड, रेंट फ्री हाउस लिखूंगा, इसको रेंट फ्री हाउस बोलते हैं, रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको BA-BC सैलरी निकालनी होती है। क्या होता है BA-BC सैलरी। अब इसका रूल्स मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपको कोई कंपनी घर देती है रहने के लिए तो आपको BA-BC सैलरी निकालना। बी मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी, जो कि 246,000 है। ठीक है, कंप्लीट। अब आपको ए का मतलब क्या होता है, अलाउंसेस। ए का मतलब क्या होता है, ऑल अलाउंसेस। ओके, जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंसेस है वो। ए मतलब होता है अलाउंसेस, आपके जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस है ना वो। देखो टैक्सेबल अलाउंसेस बोल रहा हूँ, टैक्सेबल। और देखो यहाँ पर डीएनएस अलाउंसेस तभी आएगा जब रिटायरमेंट का पार्ट है। क्या डीएनएस अलाउंसेस रिटायरमेंट का पार्ट है? नहीं है, तो डीएनएस अलाउंसेस नहीं आएगा। उसको छोड़ के जितने भी अलाउंसेस है, देखो एक, ये दो, ये अभी अलाउंसेस है। जहाँ पर अलाउंसेस वर्ड आता है ना वो सब ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पर अलाउंसेस शब्द आ रहा है ना वो सब ले लो, और वो भी टैक्सेबल वाला जो आपने बाहर की साइड लिखा है। और आगे एक मेडिकल अलाउंसेस भी आया था, ये रहा। मतलब देखो, एंटरटेनमेंट 24, 21,600 ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन 6,000 और 5,000 आपका हॉस्टल और 12,000 आपको जो मेडिकल का अलाउंसेस मिला। ठीक है, वो सब ले लो, सारे अलाउंसेस, ऑल अलाउंसेस। ठीक है, मतलब देखो मैं यहाँ पर लिखूँ तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो जाएगा। ओके, फिर एंटरटेनमेंट के बाद हो जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ओके,
कितना, चलो ऐड भी करते जाते, 24,000, फिर 21,600, फिर आपका एजुकेशन अलाउंसेस जो आएगा के कितना आ जाएगा 6,000, फिर एजुकेशन के बाद है हॉस्टल अलाउंसेस, ओके कितना आया था 5,000, और फिर मेडिकल कितना था, मेडिकल 12,000, और 24,000, हाँ बस खत्म हो गया ना, इतना ही था। फिर उसके बाद आपके पास बोनस, बी मतलब वापस बोनस, बोनस था क्या, नहीं, हाँ बोनस था, लगभग 50,000 बोनस था। देखो बोनस भी है, क्वेश्चन में बोनस है, बी मतलब बोनस, यहाँ पर बोनस है, ये रहा देखो बोनस, 50,000 का बोनस है। तो ये तो हो गया, अब कमीशन नहीं है क्वेश्चन में। सी मतलब क्या होता है, बी ए बी सी का जो सी जो है वो कमीशन होता है, अब कमीशन नहीं है क्वेश्चन में, ओके दैट्स इट। तो अगर आप इसका टोटल करते हो तो आपको मिलता है 3,64,600, 3,64,600, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट, उसको आप क्या करोगे, अगर आपको पता है कि ये घर कंपनी ने रेंट पे दे के दिया है, तो आपको पहले ये देखना है रेंट पेड बाय कंपनी, कंपनी ने जो रेंट पे किया है वो कितना रेंट पे किया, कंपनी ने 5,000 महीने का रेंट पे किया, तो कंपनी ने आपके लिए 60,000 का खर्चा किया। और दूसरा नियम यह है कि बीएबीसी का जो सैलरी था ना उसका 15%, बीएबीसी का कितना परसेंट, 15%, ओके बीएबीसी का 15%, तो बीएबीसी का अगर आप 15% करते हो तो 5,4,690, और ये दोनों वैल्यू जो है ना उसमें से क्या करना है, विच एवर लेस, कितना है 5,4,690, मतलब यहां पर जो वैल्यू ऑफ हाउस आएगा वो आ जाएगा 5,4,690, और उसमें आपको कंपनी ने पता है फर्नीचर दिया था 2,41,900 का फर्नीचर दिया था, 10% वो भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर आपको कंपनी फर्नीचर देती है तो उस फर्नीचर का 10% आपको टैक्सेबल होता है अमाउंट, ठीक है। अगर कंपनी आपको फर्नीचर देती है तो उस फर्नीचर का 10% आपको टैक्सेबल होता है अमाउंट, ठीक है। तो मतलब अगर आपको फर्नीचर वगैरह कुछ भी मिलता है घर के साथ, तो फर्नीचर जितने रुपीज़ का है ना उसका 10% आपको टैक्सेबल होता है। मतलब अगर आप कंपनी से फ्री में फर्नीचर लेते हो, देखो इसने कंपनी ने यहाँ पर लिखा है कि उसको फर्नीचर दिया था इतने रुपीज़ का कंपनी ने फ्री में, तो फर्नीचर का जो वैल्यू है उसका 10% आपका वो जो घर का वैल्यू आया था उसमें ऐड हो जाता है, साल का 10% ऐड होता है। और यहाँ पर आपको कंपनी ने 2,000 रुपीज़ आपकी सैलरी से मतलब काट के आपको पैसा दिया था सैलरी का, क्योंकि आपको घर प्रोवाइड किया था ना, तो कंपनी ने आपकी सैलरी से 2,000 महीने का कट काट लिया था, ठीक है, कट काट लिया था आपको। तो यहाँ पर टोकन रेंट जो बोलते हैं इसको, ठीक है, आपकी कंपनी ने आपको घर दिया था तो उसके बदले में आपकी सैलरी से कुछ पैसा रिकवर कर लिया था। तो एक काम करो, इसका पहले टोटल करो, ठीक है, 24,190, तो ये आ जाएगा 7,8,880, और इसमें है ना माइनस कर लो कि आपकी सैलरी से 2,000 महीने का, मतलब 12 महीने का जो कंपनी ने रिकवरी कर लिया है ना, वो कितना आ जाएगा 24,000। तो वो 24,000 आप लेस कर दो यहाँ से, तो 24,000 अगर आप लेस कर देते हो तो 54,880 जो है वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी आप जब अपने उधर लिखोगे शेड्यूल में, ठीक है, तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन या तो रेंट फ्री हाउस, यहाँ पर 13 रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन कितना आया था 54,880 आपको वैल्यू उसका टैक्सेबल होगा, इतने
इतना वैल्यू पे आप जब सैलरी कैलकुलेट करोगे तो टोटल जब होगा उतना पे टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर बोला कि ही पेड प्रोफेशनल टैक्स। अच्छा, वही पे कर रहा है, कंपनी नहीं पे कर रही है, वही पे कर रहा है। जो ये आदमी है ना उसको ही ये टैक्सेबल मतलब जो प्रोफेशनल टैक्स है उसने ही खुद पे किया है। अगर कंपनी पे करती तो यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक है, मतलब यहाँ पर 14 पॉइंट ऐड करके लिख दे। उसने पे किया है तो नहीं लिखेंगे, कंपनी ने पे किया होता तो यहाँ पर लिख देते। चलिए अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो टोटल कर लेते हैं। 246 प्लस 73,800, 50,000, 24,000, 21,600, 6,000, 5,000, 7,380। फिर आगे बढ़े तो 5,500 और 12,000, 20,120 और 54,8800। तो यहाँ पर उसकी जो सैलरी है ना, ये जो अमाउंट आएगी ना वो ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। मतलब ये आपको जो बोले ना कि पूरे साल में आपकी सैलरी कितनी, तो ये बोलने का ग्रॉस सैलरी। फिर अगर यहाँ से कुछ लेस होता है जिसमें बोलते हैं डिडक्शन। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, तो बोला कि देखो पहला डिडक्शन आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? बोला कि सर 50,000। अभी 50,000 हो गया, पहले 40,000 होता था, अभी 50,000 हो गया। और दूसरा डिडक्शन ये मिलता है कि अगर इस आदमी ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो जितना प्रोफेशनल टैक्स पे किया है वो भी आपको माइनस करने को मिलेगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स कंपनी ने पे किया होता ना तो पहले यहाँ पर ऊपर ऐड हो जाता, यहाँ पर ऊपर ऐड हो जाता, ठीक है, मतलब इसके साथ साथ मतलब ये जो आप फाइन किया ना उसमें ऐड हो जाता, ठीक है, और फिर जाके वापस लेस भी होता, ठीक है, बिकॉज प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अगर आप पे कर रहे हो तो आपकी सैलरी से उतना पैसा कम हो जाएगा, उतने पे टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो मतलब 4,73,880 इस आदमी का ये जो अमाउंट होगा वो उसकी टैक्सेबल सैलरी है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो यहाँ पर 40,000 होगा, वो 40,000 काम का नहीं है, अभी 50,000 होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन और न्यू पेपर के साथ। ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एंड टेक केयर।